हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग स्टडी में। आज अपन समझेंगे इस वीडियो में अक्टूबर मंथ का सेकेंड और थर्ड वीक का करंट अफेयर। ठीक है, इस वीडियो में दोनों वीक कंबाइंड है, सेकेंड और थर्ड वीक। ठीक है, तो समझते हैं। एशियाई खेलों की पदक तालिका में भारत ऐतिहासिक 107 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा है। ठीक है, तो कितने पदक जीते हैं भारत ने एशियाई खेलों में? 107। ठीक है, इससे पहले इससे ज्यादा कभी भी भारत ने नहीं जीते थे। जो इंडोनेशिया में हुआ था 2018 का, उसमें 70 जीते थे, जो उस टाइम तक सबसे अधिक थे। लेकिन इस साल 107 जीते हैं, जो अभी तक भारत का सर्वाधिक रिकॉर्ड रहा है। ठीक है, एशियाई खेलों में भारत चौथे स्थान पर रहा है, जो एशियाई खेलों के इतिहास में भारत की सबसे बड़ी जीत है। ठीक, कुल मिलाकर भारत ने 14 दिनों से अधिक के आयोजन के बाद अपना अभियान समाप्त करते हुए इसमें कितने स्वर्ण है? 28 स्वर्ण पदक है, याद रखना। और 38 रजत और 41 कांस्य पदक है। ठीक, तो 107 में से 28 स्वर्ण पदक है, ये याद रखना। एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि एशियाई खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते, तो 28। ठीक है, याद रखना। आगे देखो, इससे पहले मैंने बताया कि जो 2018 में हुआ है एशियाई खेल, उसमें भारत के पदकों की सर्वश्रेष्ठ संख्या कितनी थी? 70 थी। ठीक, आगे देखो, क्लोजिंग सेरेमनी में भारत के लिए पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश। ठीक है, तो क्लोजिंग सेरेमनी होती है और ओपनिंग सेरेमनी होती है। तो ओपनिंग सेरेमनी में कौन थे? तो मैंने बताया था पिछले वीडियो का, उससे पिछले जो वीडियो आया था उसमें बताया था। ठीक है, सितंबर का जो वीडियो था, फोर्थ वीक का, उसमें मैं बताया था जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसमें लवलीना वोरहोगन। लवलीना कौन है? ये बॉक्सर है। ठीक है, और पुरुष हॉकी टीम के जो कप्तान है हरमनप्रीत सिंह, उन लोगों ने क्या किया था? ओपनिंग सेरेमनी जो थी एशियाई खेलों की, उसमें भारतीय ध्वजवाहक थे। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, कि ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे एशियाई खेलों में, या फिर क्लोजिंग सेरेमनी में? तो क्लोजिंग सेरेमनी में कौन है? पीआर श्रीजेश, नाम याद रखना। ठीक है, और कौन है ये? हॉकी टीम के गोलकीपर। ठीक है, आगे देखो, ये है, ठीक है, ये है लिस्ट। इसमें सर्वाधिक किसने पदक जीते हैं? चीन ने एशियाई खेलों में। ठीक, 196 इसमें स्वर्ण है, और टोटल कितने? 374। फिर दूसरे नंबर पे है जापान, जिसने 180, और फिर दक्षिण कोरिया तीसरे पे 185, और भारत का स्थान चौथे स्थान पर है। इसमें 28 गोल्ड है और 160 टोटल है। ठीक, याद रखना। आगे देखो, ठीक है, गोल्ड 28 मिले तो 28 गोल्ड याद नहीं रखने। कुछ गोल्ड जो मिले हैं, किन को मिले हैं, किस टीम को मिले हैं, तो ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो कबड्डी पुरुष टीम को गोल्ड मिला है। ठीक, कबड्डी पुरुष टीम को गोल्ड मिला है, तो इसके जो कैप्टन है उनका भी नाम याद रखना। ठीक है, पवन सहरावत। ठीक है, इनका नाम याद रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि पवन सहरावत किस खेल से रिलेटेड है, तो कबड्डी से। ठीक है, पुरुष क्रिकेट टीम, इसको गोल्ड मिला है। ठीक है, पुरुष क्रिकेट टीम को गोल्ड मिला है, तो इसके जो कप्तान थे पुरुष क्रिकेट टीम के, वो थे ऋतुराज गायकवाड़। ठीक, तो याद रखना। और 2028 का जो लॉस एंजल्स में होगा ओलंपिक, उसमें भी क्या है? क्रिकेट टीम को ऐड कर लिया गया है। ठीक, अब क्रिकेट का भी मैच हुआ करेगा। ठीक, किसमें? ओलंपिक्स में। ठीक है, और T20 फॉर्मेट में किया गया है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ओलंपिक में ऐड किया गया। आगे देखो, महिला कबड्डी टीम, इनको भी गोल्ड मिला है, तो इसकी कौन कप्तान है? ऋतु नेगी। ठीक है, और मेंस हॉकी टीम को गोल्ड मिला है, इसके हरमनप्रीत सिंह। ठीक, और नीरज चोपड़ा, इनको सभी लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो जेवलिन में इनको गोल्ड मिला है। अन्नू रानी, ये भी जेवलिन से संबंधित है, भाला फेंक से संबंधित है, इनको भी गोल्ड मिला है। ठीक, तो ये कुछ नाम है, इनको याद रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। पारुल चौधरी 5000 मीटर की जो मैराथन है उसमें गोल्ड मिला है इनको। ठीक, और महिला क्रिकेट टीम, ठीक, जैसे पुरुष क्रिकेट टीम ऐसे महिला क्रिकेट टीम को भी गोल्ड मिला है। तो महिला क्रिकेट टीम की जो कैप्टन है वो क्या है? हरमनप्रीत कौर। ठीक है, याद रखना। रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले, इन लोगों को मिक्स डबल में टेनिस में गोल्ड मिला है। ठीक, और भी कई 28 गोल्ड मिले, लेकिन 28 गोल्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ टीम के नाम और कुछ व्यक्तियों के नाम यहाँ पे डाले हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, एक बार देख लेना। ठीक, आगे क्या है? अगली न्यूज में देखो क्या है। भारतीय नौसेना ने 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली लॉन्च की। तो सीधा सीधा क्वेश्चन ये बन जाएगा एग्जाम में कि किसने? ठीक, तो 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली लॉन्च की है, तो भारतीय नौसेना ने। ऑप्शन में आ जाए भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना। ठीक है,
तो याद रखना 360 डिग्री जो मूल्यांकन प्रणाली है वो भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च की गई है। जब ये क्या है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस प्रणाली के तहत एक अधिकारी के पेशेवर ज्ञान, नेतृत्व गुण, युद्ध संकट में उपयोगिता और उच्च रैंक के लिए क्षमता का आकलन, साथियों और अधीनस्थों से बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, उनके ज्ञान, उनका कौशल, उनका नेतृत्व, लीडरशिप कैसी है, इस सभी चीजों का मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, वो है 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली। ठीक है, इतना याद रखो। सर्वेक्षणों से प्राप्त इनपुट का विश्लेषण एक फ्लैग ऑफिसर की अध्यक्षता में अधिकारियों के एक बोर्ड द्वारा किया जाएगा। ये अपन को इतना याद नहीं रखना है। ठीक है, इसे व्यवहार परिवर्तन और सुधार के लिए अधिकारियों को फीडबैक के रूप में भी प्रदान किया जाएगा। ठीक, तो भारतीय नौसेना का लक्ष्य सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना है। इसका उद्देश्य है युद्ध के लिए तैयार और भविष्यरोधी बल बनाए रखना। ठीक है, इसको नौसेना को और अच्छा बनाने के लिए 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली लॉन्च की गई है। तो इससे पता चलेगा किसमें लीडरशिप सही है कि नहीं है। ठीक है, उनमें नॉलेज है इतना कि पेशेवर ज्ञान, युद्ध संकट के समय कैसी कंडीशन है। ठीक है, ये सब चीज है। इन सब चीजों को सही करने के लिए 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली लॉन्च की गई है भारतीय नौसेना द्वारा। इतना याद रखना। ठीक, आगे देखो। आगे क्या, आईएमएफ ने भारत की फाइनेंशियल ईयर 2024, ठीक है, कि जो जीडीपी का वृद्धि दर अनुमान है वो 20 आधार अंक बढ़ा दिया है। ठीक, तो पहले कितना अनुमान लगाया था कि भारत की 2023-24 की जो वृद्धि होगी वो कितनी होगी, वो इन्होंने पहले लगाया था 6.1। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या बढ़ा कर दिया 6.3। तो याद रखना आईएमएफ ने कितनी वृद्धि दर बताई है 2024 की, वित्त वर्ष 2024 की भारत की, वो है 6.3। याद रखना। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, जो भारत का वित्त मंत्रालय और आरबीआई है, उसने वित्त वर्ष 2024 के लिए अपना जो वृद्धि दर बताया है वो 6.5, ठीक, प्रतिशत जीडीपी वृद्धि दर अनुमान को बरकरार रखा है। तो याद रखना वर्ल्ड बैंक ने कितना बताया है। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है। आगे देखो, भारत ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया। याद रखना, करंट में इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसे इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए लॉन्च किया गया। तो याद रखना, ठीक, ऑपरेशन अजय, इजराइल और हमास में जो संघर्ष चल रहा है, ठीक है, वहां से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन अजय चलाया जा रहा है। ठीक है, यह इजराइल से अपने नागरिकों की वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए एक ऑपरेशन है जो वापस लौटना चाहते हैं। ठीक है, यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है, ठीक है, रूस का और जो यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उससे वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा। ये भी याद रखना, ये भी करंट से रिलेटेड है। ठीक है, आगे देखो, पीएम मोदी 14 अक्टूबर 2023 को मुंबई में 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ठीक, आईओसी, ठीक, आईओसी के सत्र का उद्घाटन करेंगे। ठीक, तो आईओसी का जो सत्र है उसका उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी 14 अक्टूबर को। ठीक है, अब ये क्या है देखो, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष पहले याद रखना कौन है, तो थॉमस बॉक। ठीक है, बॉक या बॉक, ठीक है, याद रखना नाम। तो आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसके जो अध्यक्ष हैं वो है थॉमस बॉक, जो आईओसी के अन्य सदस्यों के साथ सत्र में भाग लेंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य अक्सर आईओसी सत्र में मिलते हैं। ठीक, जो इसके सदस्य होते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, जो हर साल होती है, ठीक है, आईओसी सत्र अलग अलग देशों में जो बैठकर होती है, उसी में इनके सदस्य मिलते हैं। ठीक, ठीक है, तो इस सत्र में ओलंपिक खेलों के भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण, पिछली बार जब भारत ने आईओसी सत्र की मेजबानी की थी तब से लगभग 40 साल बीत चुके हैं। ठीक है, तो 1983 में की थी पहली बार, अब फिर दोबारा हो रही है 2023 में, तो दूसरी बार ये मेजबानी कर रहा है भारत। ठीक है, आईओसी की, तो याद रखना, ठीक, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आईओसी का 86वां सत्र, तो इससे क्या है 1983 में पहले आयोजित किया गया था, अब ये 2023 में हो रहा है 141वां। ठीक है, याद रखना। आगे देखो, अब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। यह एक गैर सरकारी खेल संगठन है। यह ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए सर्वोच्च प्राधिकरण है। ठीक है, और ये कहाँ पर है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड में लॉजेन। ठीक है, लॉजेन जो जगह है स्विट्जरलैंड में, वहां पर इसका मुख्यालय, और इसकी स्थापना 1894 में की गई थी, याद रखना। ठीक है,
आगे क्या है देखो, क्लाउडिया गोल्डन, ठीक, इनको 2023 का नोबेल में अर्थशास्त्र का पुरस्कार मिला है। ठीक, मैंने पिछले वीडियो में सभी जो नोबेल पुरस्कार थे साहित्य में, ठीक है, फिजिक्स वो उसमें साहित्य में और उसका शांति वाला, ठीक, इनके बारे में मैंने बता दिया था। ठीक, अर्थशास्त्र का रहेगा तो इसमें मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का किसको मिला है, क्लाउडिया गोल्डन को। ठीक है, याद रखना। उन्होंने किसके लिए मिला है, उन्हें महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उत्पन्न करने के लिए उन्हें ये पुरस्कार मिला है। तो नाम बस याद रखना है, क्लाउडिया गोल्डन। ठीक है, आगे देखो, यूरोपीय संघ ने दुनिया के पहले हरित बॉन्ड, ठीक है, ये दुनिया का पहला हरित बॉन्ड है, इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है। किसने जारी किया, तो यूरोपीय संघ, ठीक है, यूरोपियन यूनियन ने दुनिया के पहले हरित बॉन्ड मानकों को मंजूरी दी है। हरित बॉन्ड क्या है, इसको थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं। यह मानक ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाली कंपनियों के लिए है, ताकि निवेशकों को टिकाऊ कंपनियों का चयन करने में मदद मिल सके। ठीक है, यह मानक ग्रीन वॉशिंग या भ्रामक जलवायु अनुकूल दावों से बचने में मदद करेंगे। ठीक है, जो कोई भी चीज होती है, ठीक, उसकी ये पहचान करता है कि जलवायु के अनुकूल है या नहीं है, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, बहुत से लोग गलत बता देते कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि ये जलवायु के अनुकूल है, तो गलत अफवाहों को से बचने के लिए, ठीक, उसकी जांच करने के लिए ऐसा बॉन्ड जारी किया गया है जो जलवायु अनुकूल हो। उन्हीं चीजों को ये मान्यता देगा, अदरवाइज नहीं देगा। ठीक है, तो इससे याद रखना, पहले इससे समझ में आ रहा है हरित बॉन्ड। ठीक है, तो ये जलवायु से रिलेटेड है। यूरोप दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन बॉन्ड जारी करता है। ठीक, यह 2021 में वैश्विक मात्रा के आधे से अधिक के लिए जिम्मेदार था। ठीक है, विश्व में जितने भी ग्रीन बॉन्ड जारी करते हैं उसमें सर्वाधिक यूरोप देश ही करता है, यूरोप महाद्वीप ही करता है। ठीक है, आधे से अधिक, 50% से अधिक। जो कंपनियां चाहती हैं कि यूरोपीय संघ उनके बॉन्ड को हरित के रूप में वर्गीकृत करें, उन्हें बॉन्ड से प्राप्त आय के उद्देश्य की पहचान करना आवश्यक है। ठीक है, जो इसमें जोड़ना चाहती हैं, इस चीज को बताना चाहती हैं, ठीक है, तो उसकी ये सब चीज, तो ये अपन को इतना याद नहीं रखना है। ठीक है, अपन को बस ये याद रखना कि पहला जो हरित बॉन्ड है वो किसने जारी किया है। ठीक है, तो यूरोपीय संघ, ये याद रखना। ठीक, ग्रीन बॉन्ड जो है वित्तीय साधन है, वे पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ और जलवायु उपयुक्त परियोजनाओं के निवेश में आय उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जो जलवायु के लिए उपयुक्त होते हैं, सही होते हैं, अनुकूल होते हैं, ठीक, उन परियोजनाओं में निवेश के लिए आय उत्पन्न करते हैं ग्रीन बॉन्ड। ठीक, तो ये क्या है, इनके हरित जो बॉन्ड ने वो ऐसा सिस्टम है इनका। ठीक है, याद रखना। आगे देखो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की जो रिपोर्ट आई है उसमें भारत 125 देशों में से 111वें स्थान पर रहा है। ठीक, तो कंडीशन और क्या, पिछली कंडीशंस और खराब कंडीशन हो गई है इसकी। ठीक है, क्योंकि 2022 की जो रैंकिंग आई थी उसमें 121 देशों में 107 स्थान पर था। ठीक, आयरलैंड और जर्मनी के दो गैर सरकारी संगठन कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प ने यह रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, ताजा रैंकिंग के अनुसार भारत का जो स्कोर है वो 28.7 है, जो भुखमरी के गंभीर स्तर को दर्शाता है। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश का जो स्थान यानी पाकिस्तान 102वें स्थान पर है, बांग्लादेश 81 और नेपाल 69 और श्रीलंका 60वें स्थान पर है, जो कि भारत से आगे है। ठीक है, तो अपन जो पड़ोसी देश है उनसे भी अपनी कंडीशन खराब है हंगर इंडेक्स में। ठीक, याद रखना। भारत सरकार इसको मान्यता नहीं दे रही है, मान नहीं रही है कि ये जो रिपोर्ट आई है वो गलत तरीके से दर्शाई गई है भारत की। ठीक, तो ऐसा सरकार का मानना है। देखो आगे क्या होता है, अगर चेंज होती है, कुछ होता है तो, लेकिन अभी जो इंडेक्स आया है उसकी रिपोर्ट के अनुसार 125 देशों में 111वां स्थान है भारत का। ठीक है, आगे देखो, इस रैंकिंग के शीर्ष 20 देशों में बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, चीन, हंगरी, एस्टोनिया आदि शामिल हैं जो टॉप 20 में है। ठीक है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य मेडागास्कर और यमन रैंकिंग में सबसे नीचे है। ठीक है, तो अफ्रीकी देश है गणराज्य, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, मेडागास्कर और यमन, इनकी कंडीशन सबसे खराब है। ठीक, जलवायु परिवर्तन, संघर्ष, आर्थिक झटके, वैश्विक महामारी और रूस यूक्रेन ने सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को बढ़ा दिया और भूख के खिलाफ प्रगति धीमी या उलट कर दी है। तो ये सही बात है। ठीक है, क्योंकि कोविड-19 आया था। ठीक है, कोविड आया, उसके बाद फिर क्या, रूस यूक्रेन युद्ध हो गया, इससे क्या है, सब कंडीशंस खराब हो चुके हैं। ठीक है,
व्यापार है, ठीक है, अनाज का आना, ये ट्रेड में इफेक्ट किया है। ऑयल का एक्सपोर्ट नहीं होना, अदर कंट्री में रूस को बैन कर दिया। तो ये सब चीज़ों से क्या हो गया, सामाजिक और आर्थिक असमानता को बढ़ावा मिला, जिससे भुखमरी बढ़ी है, ठीक है, ये कारण है। उसमें एक रूस यूक्रेन युद्ध है और जो कोविड आया था उसका इफेक्ट है, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया, जो रिपोर्ट जारी की गई है उन्होंने ये कारण बताया, इसलिए कंडीशन खराब हो रही है, ठीक। भारत सरकार ने इस साल की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। मैंने बताया कि इस रिपोर्ट को उन्होंने मान्यता नहीं दी, मान ही नहीं रहे। इस रिपोर्ट को तैयार करने की पद्धति को दोषपूर्ण बताया है, ठीक है। तो जो आगे क्या होता है वो देख लेंगे। फिलहाल रैंकिंग क्या है, 111, ठीक है। आगे देखो, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कोहिमा में नागालैंड के पहले मेडिकल, अब नागालैंड और उत्तर पूर्व राज्य, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट राज्य और नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का कोई भी राज्य हो उसमें कुछ घटना घटती है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। वहां से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नागालैंड का, अब नागालैंड में पहला मेडिकल कॉलेज है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसका उद्घाटन किया है जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया। कोहिमा के फ्रीबागी में नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन किया है। तो ये याद रखना है, ठीक है। ये न केवल चिकित्सा शिक्षा प्रदान करेगा बल्कि अनुसंधान में भी योगदान देगा, रिसर्च में भी इसका योगदान होगा, ठीक है। मेडिकल कॉलेज की स्थापना सुलभ, उपलब्ध और सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के विजन 2030 लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है, ठीक है। तो भारत सरकार द्वारा विजन 2030 यानी कि विजन 2030 एक दिया गया है। इसमें क्या है कि अच्छी शिक्षा देना, अच्छा स्वास्थ्य देना, इन सब चीज़ों का लक्ष्य रखा है। उसमें एक कदम बताया है भारत सरकार ने, ठीक है। आगे देखो, सरकार द्वारा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को अधिसूचित किया गया है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम तो समझते इसमें क्या है, देखो 13 अक्टूबर को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को अधिसूचित किया गया है। यह अपनी तरह का पहला बाजार आधारित उपकरण है जिसे व्यक्तियों, उद्योगों और स्थानीय निकायों को उनके स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक डिजाइन किया गया है। तो ये भी पर्यावरण से रिलेटेड है, ठीक है। और ग्रीन बॉन्ड जो यूरोपीय संघ वाला बताया वो भी पर्यावरण से रिलेटेड है, ठीक है। तो याद रखना ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में क्या होगा कि स्वैच्छिक पर्यावरण जो है यानी पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के कार्यों के लिए प्रोत्साहित करेगा, ठीक है। तो ये याद रखना। 2021 में से सरकार ने लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट या लाइफ आंदोलन के हिस्से के रूप में घोषित किया था, ठीक है। अपने प्रारंभिक चरण में यह 2 प्रमुख गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करेगा, ठीक। एक होगा जल संरक्षण और दूसरा होगा वनीकरण, ठीक है। तो याद रखें, तो जब ये लागू हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें जो पहला जो प्रमुख 2 मुद्दे होंगे, ठीक है, वो होगा जल संरक्षण और वनीकरण, ठीक है। वनों को बढ़ावा, वनों का लगाना, पेड़ों का लगाना और जल को बचाना, ठीक है। तो ये इसके 2 प्रमुख उद्देश्य होंगे ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के, ठीक, याद रखना। आगे देखो, 26 जून 2023 को मंत्रालय ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम कार्यान्वयन नियम 2023 का मसौदा प्रस्तावित किया था और 60 दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए थे। तो जून में बताया गया था मंत्रालय द्वारा कि कौन इसके साथ में और क्या इसका सुझाव देना चाहते, कौन कमियां निकालना, ये सब चीज़ों को जून में मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तो कुल मिलाकर नियमों में इन गतिविधियों के लिए 8 क्षेत्रों की पहचान की गई। 8 क्षेत्र, इसमें जो कार्य होगा वो 8 क्षेत्रों में किया जाएगा, ठीक है। वृक्षारोपण, पानी, स्थायी कृषि, कचरे का प्रबंधन, ठीक है, कचरे का प्रबंधन अच्छी तरीके से करना, वायु प्रदूषण में कमी करना और मैंग्रोव जो वन है, ठीक है, मैंग्रोव जो पेड़ है उनका संरक्षण करना और पुनर्स्थापन करना, ठीक। टिकाऊ भवन और बुनियादी ढांचा और इको मार्ग, ठीक। पर्यावरण अनुकूल उत्पादकों की पहचान करने के लिए एक सरकारी योजना इको मार्ग। तो ये क्या है, 8 इनके प्रमुख बिंदु हैं, ठीक, ग्रीन क्रेडिट कार्ड की, ठीक है। तो याद रखना। तो वो 2 मैंने बताए हैं, इनका पहले सबसे पहले जो उद्देश्य रहेगा 2 पर रहेगा वो है वृक्षारोपण और पानी संरक्षण पर, ठीक है, जल संरक्षण पर, ठीक है, याद रखना। इसके अलावा पर्यावरण के अनुकूल उत्पादकों की लेबलिंग के लिए मंत्रालय द्वारा इको मार्क योजना भी अधिसूचित की गई। तो इको मार्क योजना याद रखना, ठीक है, पर्यावरण अनुकूल उत्पादकों की पहचान करने के लिए, ठीक है, इको मार्क।
ई कॉमर्स घरेलू और अन्य उपभोक्ता उत्पादकों के लिए मान्यता और लेबलिंग प्रदान करेगा जो उस उत्पाद के लिए भारतीय मानकों की गुणवत्ता आवश्यकताओं और कुछ पर्यावरणीय मानदंडों को पूरा करते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स का क्या रहेगा कि ये पर्यावरण के लिए सही है, ठीक है, या नहीं है, इसमें क्या कमी है, सब चीज़ों को जो जांच करेगा वो ई कॉमर्स होगा। ठीक है, याद रखना। आगे देखो, भोपाल का महिला थाना ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का, ये भारत का है ना कि मध्य प्रदेश का, भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बन गया है। ठीक है, भोपाल का, याद रखना, ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला। ठीक है, ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन है भोपाल का। ठीक है, याद रखना। पिछले 3 साल में भोपाल महिला थाने में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया है। यह भोपाल का दूसरा ISO प्रमाणित पुलिस स्टेशन है। ठीक है, पहला मिस्र रॉड है, लेकिन जो महिला है वो पहला है। ठीक है, महिला वाला है वो भारत का पहला है, लेकिन वैसे भोपाल का दूसरा है। ठीक है, तो पुलिस स्टेशन को पीड़ित मित्रवत बनाया गया है, बच्चों के लिए झूला घर भी बनाया गया है और 5 से अधिक शौचालय बनाए गए हैं। ठीक है, इस महिला पुलिस स्टेशन में। ठीक, याद रखना। महिलाओं के लिए दूध पिलाने के लिए कक्ष भी बनाया गया है। ठीक है, ISO क्या है, मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय एक संगठन है। ठीक है, 169 राष्ट्रीय मानक निकायों की सदस्य वाला एक स्वतंत्र और गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय एक संगठन है ISO। ठीक, तो याद रखना, यह भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन है भोपाल का। आगे देखो, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के 3 बाघ अभ्यारण्यों में विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन की मंजूरी दी है। तो याद रखना, ये अरुणाचल प्रदेश फिर नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य आ गया अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जो सरकार ने क्या किया, राज्य के 3 बाघ जो है उनमें अभ्यारण्यों में विशेष बाघ सुरक्षा बल STF, ठीक है, स्पेशल टाइगर फोर्स का गठन की मंजूरी दी है। तो राज्य के 3 टाइगर रिजर्व कौन कौन से, याद रखना, ये करंट में जरूर पूछा जाएगा, नेशनल पार्क से, ठीक है, या वन्य जीव अभ्यारण्य से। तो नामदफा, ठीक है, ये तो पढ़ा भी होगा कई बार, पक्के और कमलांग, ये 3 जो है इनमें क्या होगा, बाघ सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा। ठीक है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में है। ठीक, तो अपन को ये याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, पक्के और कमलांग। ठीक, राज्य कैबिनेट ने कहा है कि इसमें बाघों और उनके आवासों की सुरक्षा में मदद मिलेगी। यह इन बाघ अभ्यारण्यों में अनेक अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करेगा। ठीक है, जो बाघ सुरक्षा बल होगा वो। ठीक, तो याद रखना, इन तीनों बाघ अभ्यारण्यों नेशनल पार्क को नाम याद रखना। ठीक, और कहाँ पर है, आगे देखो। ठीक, तो ये क्या है, कंप्लीट हो चुका है, 2nd और 3rd वीक अक्टूबर का कंप्लीट हो चुका है करंट अफेयर। ठीक है, अब क्या है, 4th वीक का करंट अफेयर्स आएगा। क्या अपना पूरा अक्टूबर का मंथ जो है करंट अफेयर्स का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।